सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का अगर आज देखा जाए तो 47वां रोज़ है। 47 दिन गुजर गए। 47 रोज़ से मकबूजा कश्मीर के निहत्ते कश्मीरियों पर भारत जुल्म का हर नया तरीकाकार भी आजमाता चला आ रहा है और साथ ही उनकी आवाज़ को दबाने की भरपूर कोशिश भी कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में किसी को न जाने की इजाज़त है और तमाम आमदोरफ्त भी मअतल है। मीडिया का भी ब्लैकआउट देखने में आ रहा है ताकि मकबूजा कश्मीर के अंदर आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये दुनिया से छुपाया जा सके, दुनिया को मालूम ना हो सके। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान के लिए शहर की हैसियत रखता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और 47 रोज़ गुजर गए। पाकिस्तान में शायद या मुश्किल से 4 इजलास ही ऐसे हुए होंगे जिनमें मकबूजा कश्मीर के मामले को डिस्कस किया गया हो इन डिटेल। मकबूजा कश्मीर के मामले पर पहला इजलास था। अपोजिशन मकबूजा कश्मीर को अपनी सियासत के लिए, अपने मुकदमात के दिफा के लिए, पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो हुकूमत की संजीदगी पर भी यकीन जानिए बहुत से सवालिया निशान उठ खड़े हुए हैं। जिसे हम आलमी मसला कहते हैं नाजरीन, उसे हम अमली तौर पर अपना कौमी मसला मामला मानने को तैयार नहीं है। अजीबो गरीब सी सिचुएशन है। हुकूमत ने इन 47 दिनों में कितनी कामयाब सिफारतकारी की, आप ज़रा बताइए नाजरीन। इस पर और कई दीगर मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती हूँ। दिफाई तज्जियाकार शाहिद लतीफ़ साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शाहिद लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपका भी वार्म वेलकम, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। फिरदौस शमीम नकवी साहब PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, हुकूमती जमात से। नकवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बल्कि मेरा इंट्रो जो है नकवी साहब के अलावा शायद दोनों को अच्छा लगा होगा। नकवी साहब, आज आपसे बड़े तीखे सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि लोग बहुत सवाल पूछ रहे हैं कश्मीर के इशू पर हुकूमत क्या कर रही है। अच्छा जी अब्दुल्ला गुल साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। इमरान खान साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर एक बहुत बड़ा ओहदा, उनके बयान पर बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि तनकीद हो रही है, बड़े निश्तर बरसाए जा रहे हैं तनकीद के। इससे पहले कि आपसे सवाल पूछूं और आपका एनालिसिस, लेकिन क्लिप दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो इमरान खान साहब का ज़रा क्लिप चलाइएगा रज़ा। तो ये क्लिप जो है ये नाजरीन ने भी देखा, तमाम मेहमानों ने भी सुना, तो अब्दुल्ला गुल साहब इस पर आपका एनालिसिस चाहूँगी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फ़िज़ा आपका बहुत शुक्रिया। देखें, अगर इमरान खान साहब का यह बयानिया सामने ले लिया जाए कि वो लोग बहुत जुल्म करेंगे या पता नहीं क्या करेंगे, तो इमरान खान साहब ये गारंटी दे दें कि अगर जब नहीं जाएंगे और पाकिस्तान की तरफ से कुछ मदद नहीं होगी तो फिर तो हिंदुस्तान जो है वो रोक देगा ना अपने कदम। और जो बर्बरियत जो है, जो जुल्म है, जो माजी में हो चुका है, जो अभी हाल में हो रहा है और जो मुस्तकबिल में होने वाला है, अगर वज़ीर आज़म साहब गारंटी देते हैं तो मैं इसको कबूल करता हूँ। तो अगर वो गारंटी नहीं दे सकते तो फिर उसका जो वहाँ शहीद हो रहा है उसका खून किसकी गर्दन के ऊपर है? क्या बहैसियत वज़ीर आज़म जहाँ उनको सारी जो उनके लिए तालियाँ बजती हैं तो वहाँ उनको तनकीद का भी सामना करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल गलत है कि किसी तरीके से आपने बता दिया उठा के कि जनाब वो अपने साथ जुल्म करेगा। क्यों? तो फिर इसका मतलब है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो ये फ़ैसला किया था कि फ़ौज को हुक्म दिया था मार्च टूवर्ड्स कश्मीर, और वो जो कश्मीर के अंदर जिन्होंने जहाद किया जाके मासूदों ने और वज़ीर कबाइल ने, फिर उनको किस ज़ुमरे में लाएंगे? उनकी शहादतों को कहाँ खड़ा करेंगे? और जो आज आज़ाद कश्मीर आपका जो मौजूद है हमारे पास, वो फिर किसने दिलवा के दिया था? तो फिर उन लोगों को जिन्होंने ये आज़ाद कश्मीर दिलवा के दिया था, क्या उनके ऊपर भी जो है वो ये लेबल लगा दिया जाएगा? कैसी बात करते हैं? खुदा का खौफ करें। वज़ीर आज़म साहब हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन हमारे जज्बात के ऊपर जो है खिलवाड़ न करें। और फिर कश्मीरी कौम को आप कैसे रोक सकते हैं? अगर कश्मीरी कौम जाके लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करती है, उनकी जो बाउंड्री है वो क्रॉस करती है, तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं? ये तो दो ख़ानदानों का मामला है। एक ख़ानदान है, वो एक फैमिली है, एक तरफ एक रिश्तेदार है, दूसरी तरफ दूसरा रिश्तेदार रहता है। मैंने तो खुद वो सारी जगह देखी। 8 मुकाम का मौका है, कैरन सेक्टर है, इसी तरीके से लीपा वैली है, दीगर जगह मौजूद हैं। उनको वहाँ बैठ के ईद के ऊपर लोग दरिया के इस तरफ खड़े होकर वहाँ मुबारकबादें देते हैं, एक दूसरे की गम खुशी का जो है इजहार करते हैं, दरिया के पार खड़े होकर आवाज़ें देते हैं एक दूसरे को।
तो आप जो है वो कैसे कह सकते हैं? आपको तो ये इख्तियार ही हासिल नहीं है कि आप ये बात कर सकें। आपको तो बहादराना और दलेराना जो है वो आपको मेजर्स लेने चाहिए। ये बात ठीक है कि आपने 27 सितंबर तक का इंतजार किया, लेकिन डॉक्टर फिजा मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि अगर ये कोयटा पे, इस्लामाबाद के ऊपर, कराची, पेशावर के ऊपर हमला हुआ होता, लाहौर पे हमला हुआ था, तो क्या हम 27 सितंबर का इंतजार करते? आज तक किसी कश्मीरी ने जो है वो कश्मीरी फ्लैग के अंदर जो है अपनी तदफीन नहीं करवाई, बल्कि पाकिस्तान के फ्लैग में कही। हम आज तक यही साबित नहीं कर सके कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर है पाकिस्तान। जनरल जुबैर हयात साहब कहते हैं कि कश्मीर है पाकिस्तान और पाकिस्तान कश्मीर है। दूसरी तरफ हम तो अभी तक इस मखमसे का ही जो है वो शिकार हुए में है कि हम बनेगा नहीं बनेगा, हम 27 सितंबर को इंतजार करेंगे। अच्छा 27 सितंबर को जब इंतजार कर लेंगे तो उसके बाद क्या बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर ऑलरेडी है पाकिस्तान? ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया अब्दुल्ला साहब। मैं शायद लतीफ़ साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। ऑपोजिशन कहती है जी नवाज शरीफ साहब का जब दौर था या जरदारी साहब यानी पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में थी तो भारत की हिम्मत नहीं हुई थी कि ऐसा काम करे, यानी आइन में इस तरह तब्दीली की जाए, गैर आइनी कदम उठाया जा सके। अब ऑपोजिशन इस बात पर हम देखते बड़ी पॉइंट स्कोरिंग करती है। ऑपोजिशन कहती है इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो ऐसा कदम भारत ने उठा लिया। पहला तो सवाल मेरा ये कि शायद लतीफ़ साहब, ऑपोजिशन ठीक है, उनका काम है एहतजाज करना, तनकीद करना, एक कौमी इशू पर ऑपोजिशन इस तरह की तनकीद क्यों करती है? और दूसरी बात कि उन्होंने जो किया, भारत ने अपने आइन का मजाक उड़ाया, अपने आइन का तमस्कर उड़ाया, गैर आइनी इकदाम उठाया, उसमें पीटीआई गवर्नमेंट इमरान खान का क्या कसूर? नहीं, मैं नहीं समझता कि इसका तल्लुक को पीटीआई की हुकूमत के साथ है और इमरान खान जो है उनके साथ है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये एक वक्त है जो कि उन्होंने मुनासिब समझा, और मुनासिब कब समझा? उस वक्त जबकि मोदी जो है वो अपनी इलेक्शन जीता और इलेक्शन में उसको अगले 5 साल जो हैं वो लोगों ने उसको 2/3 अक्सरियत के साथ इलेक्ट कर लिया। तो वो तो उसने मंशूर में ये बात कर रखी थी कि मुझे 2/3 अक्सरियत के साथ लाओ तो मैं फिर जो शिक है वो 370 और 35A वो दोनों लगाऊंगा और उन वो जो शिक्के हैं उसको निकालूंगा और यूं जो कश्मीर का एक इंडिपेंडेंट स्टेटस है मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। ये तो इसका ताल्लुक वक्त के साथ है, इसका ताल्लुक इस चीज़ से हरगिज़ नहीं कि जी वो इमरान खान आए तो लिहाजा उन्हें मौका मिल गया कि कश्मीर पर इस तरह एक हमला कर दिया जाए। ये अपोजिशन ये तनकीद बराए तनकीद है, लिहाजा मैं इससे हरगिज़ इत्तफाक नहीं करता कि जी ये बहुत शेर थे, बहुत बहादुर थे, बड़े बेबाक लोग थे और जो ही इमरान खान आए उन्होंने को बुज़दिली का मुजाहरा किया जिसकी वजह से हिंदुस्तान को ये शय मिल गई। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता और ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये वक्त की बात है, हालात की बात है, और वो जो मोदी जो कि अब हिटलर का रूप इख्तियार कर चुका, उसे एक मौका मिल गया कि इस वक्त को का इस्तेमाल करते हुए उसको, चूँकि वो जो हिंदुत्व वाला कॉन्सेप्ट है उसके नाम पर लोगों ने इतनी शय दे दी कि जी हिंदुस्तान जो है अब वो हिंदुओं का होगा, और उसके नाम पर वो जो ख़ुद एक दहशतगर्द आदमी है और दहशतगर्द जमात का सरगर्म रुकन है, हाँ। RSS का बल्कि वो हेड है, लिहाजा उसने इस मौके को गनीमत समझते हुए कि जी चूँकि लोगों ने मुझे ये इतना बड़ा मैंडेट दे दिया है अब मुझे ये काम करना है, तो जो उसने वादा किया था, जो मंशूर में बात की थी, उसके तहत उसने इस वक्त को मुनासिब समझा और इस वक्त को मुनासिब समझते हुए उसने इतना बड़ा काम कर दिखाया। मगर मैं ये समझता हूँ कि उसने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है, हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। उसने कश्मीर के साथ जो कुछ किया, आज कश्मीर दुनिया के कोने कोने में उसकी आवाज़ गूंज रही है, ये उसके करने से हुआ। हुकूमत ने भी अपना काम सरअंजाम दिया जिसके तहत उन्होंने बड़ी एक मैं समझता हूँ कि जो एग्रेसिव किस्म की स्ट्रैटेजी अपनाई और सफारतकारी की, और यही वो वजह है जिसकी वजह से बड़े बड़े इदारे दुनिया के, यानी UN सिक्योरिटी काउंसिल को ले लें, यूरोपियन यूनियन को ले लें, अमेरिका के अंदर आवाज़ें ले लें, उनकी अपनी कांग्रेस में आवाज़ें सुन लें, हिंदुस्तान के अंदर आवाज़ें सुन लें। जैसे मैंने कहा कि दुनिया के इतने में कश्मीर का नाम गूंज उठा, मगर ये काफ़ी नहीं है। हमें मज़ीद वो काम करने हैं जिसके तहत ये जो हिटलर नुमा मोदी जो आज के ज़माने का हिटलर है, इसको रोका जाए, और इंशाअल्लाह इसको हम रोकेंगे। ये कश्मीर के साथ पाकिस्तान है और पाकिस्तान अपनी जगह खड़ा होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो भी हमने काम करना है इसको इक्का दुक्का और ये इनफरादी तौर पर न करने की कोशिश की जाए। इसमें रियासत का रोल है,
इसमें दुनिया का अच्छा रोल शाहिद है। लतीफ साहब, हमें मैं उस आपकी रोल बात को उजागर खत्म करते होने हुए का इंतजार कर रही थी, मैं मिलकर आपको ये इंटरप्ट नहीं करना कदम चाह जो है रही ये थी। उठाने। मेरे ज़हन में एक और सवाल है इसी से रिलेटेड, मुझे बताइएगा जब इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, अपोजिशन की जानिब से इस तरह का एक मौक़िफ़ दिया जाता है कि जी नवाज शरीफ का दौर था, जरदारी इक़्तिदार में थे तो भारत की हिम्मत ना हुई, इमरान खान साहब आए तो भारत ने ऐसा कर दिया, यानी वो इनडायरेक्टली ये साबित करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ और जरदारी से डरता था। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है ना। नवाज शरीफ साहब का ज़माना या जरदारी साहब का ज़माना, और ख़ासकर नवाज शरीफ साहब जो है उनका ज़माना, जो कुछ उसके अंदर होता रहा वो तो इनके साथी मेहमान बनकर लाहौर में आते रहे। वो जो जिंदाल है उसको बुलाया गया और पहाड़ों में लेकर चले गए उससे मशवरा करने के लिए, मुख्तलिफ अमल उसके साथ जारी था। लिहाजा हमें तो मालूम है वो कलभूषण का हम चीखते रहे कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब वो कलभूषण जो जिसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सिर्फ जासूसी नहीं की, दहशत गर्दी की, उसका नाम तो लें। उसका वो नाम तक न ले सके, हिंदुस्तान का नाम लेते हुए उनकी ज़ुबान लड़खड़ाती रही। तो लिहाजा ये हरगिज़ ना कहें, कोई भी ऐसा वाक़या मुझे सुना दें जिस पे हम कहें कि हाँ जी नवाज शरीफ का ज़माना या जो जरदारी साहब है उनका ज़माना ऐसा था कि बड़े बेबाक तरीके से हिंदुस्तान के साथ वो डील करते थे, कोई ऐसी मिसाल। तो ये बातें करनी तो बहुत आसान हुआ करती हैं मगर इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। लिहाजा मैं नहीं समझता कि इस चीज़ में वज़न है, इस चीज़ के अंदर कोई मंतक है जो कि अपोजिशन इस बात को उठाना चाहती है। उस ज़माने में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके तहत हम कह सकें कि हाँ जी वो बड़ी शेरों की घन गरज थी जो कि बार बार इस तरह का नाम लिया जाता है। मैंने जैसे पहले कहा, ये वक्त के मुताबिक उसने एक काम किया और इंशाअल्लाह जो कुछ उसने किया है इसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। जी ठीक है। अच्छा शाहिद लतीफ साहब, अब्दुल्ला गुल साहब से शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, उनको दोबारा लाइन पे लेने की कोशिश की जा रही। तब तक अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। मुझे बताइएगा कि चले दूसरे लोग तनकीद करते हैं, जी नून लीग ने तनकीद कर दिया कि बनता नहीं, पीपल्स पार्टी तनकीद करती है उनका भी नहीं बनता, और सबसे बड़ी बात जब कौमी इशू हो तो हम तमाम लोगों का एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा पैगाम जाता है। यहाँ पर अगर हम तमाम लोगों की राय मुख्तलिफ होगी, कोई समत में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बहुत ही आप अपने मुल्क के साथ, कश्मीर इशू के साथ आप सीरियसनेस का मुजाहरा ना करके बहुत ज़्यादा मजाक उड़वाने वाली बात है, तमस्कर का निशाना बनने वाली बात है, और इंटरनेशनली क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम एक नहीं है। दूसरी बात मुझे बताइए कि मौलाना फजल रहमान साहब किस मुंह से तनकीद कर लेते हैं? कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बने रहे मौलाना साहब, क्या किया इन्होंने? मरात ली, इंजॉय किया, मिनिस्टर इनक्लेव के मजे लिए, लेकिन किया क्या कश्मीर के लिए? चार अल्फाज अगर आपको इनके याद हो तो जरा बता दें, कोई तारीखी जुमले बोले हो इन साहब ने? नहीं जी, वो तो उनकी ज़ुबान से कश्मीर का नाम सुनने के लिए हम तरसते रहे। 10 साल ये उस कमेटी का चेयरमैन रहे, आज तक कोई कश्मीर के ऊपर उनका बयान नहीं आया। कोई उन्होंने कश्मीर की जो पॉलिसी है उसको लेकर दुनिया में आज तक ना वो गए, ना वो घूमे, ना उन्होंने कश्मीर का मसला उठाया। और अभी जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, ये तो बहसियत कौम और उम्मा का जो मामला है उसको भी अगर आप देख लें तो हम तो एक तरह से कश्मीर के मामले को तकरीबन दफन कर चुके थे। इसीलिए मैंने कहा कि इसका क्रेडिट तो मोदी को देना चाहिए, इस ज़माने के हिटलर को देना चाहिए कि उसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, और हमने जो जारहाना सफारतकारी की है इसका क्रेडिट मैं ज़रूर इस हुकूमत को देता हूँ। मगर इसके अलावा हमने लगातार जो हुकूमतें आईं उसमें हमने कश्मीर के बारे में कौन सा इतना बड़ा काम किया जिसके तहत हम कह सकें कि जनाब मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने इसको बाकायदा इस सारे मामले को ताज़ा रखा, और आज जो कश्मीर जो कुछ उसके साथ हम करना चाहते हैं, जो कुछ होने जा रहा है, ये इन हुकूमतों के काम का नतीजा है, ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। लिहाजा हम ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि जनाब ये आपने हुकूमतों की बात की तो हुकूमती मौक़िफ़ लेने के लिए फिरदौस साहब की जानिब चलते हैं। ठीक, नकवी साहब अगर आप सुन पा रहे हैं अब तो ज़रा बताइएगा कि खान साहब आपका जो यूएन में खिताब है उसे क्यों मकबूजा कश्मीर के लिए एक फैसला कुन मोड़ समझा जा रहा है कि वो साबित होगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है? और ये भी बताइएगा कि बहुत से लोग ये तनकीद कर रहे हैं, आपके चाहने वाले जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, जो आप लोगों पे तनकीद करना नहीं भूलते, वो कहते हैं कि ऐसे खिताबात बहुत पहले हो चुके हैं तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल एक डिफरेंस होगा कि पहले चिट से देख के खिताब किया जाता था और चिट पढ़ने के बाद भी पता नहीं चलता था कि क्या पढ़ा गया, जो लिख कर दिया था। अब चिट के बगैर खिताब करेंगे हमारे वज़ीर आज़म साहब, लेकिन क्या चिट का होना और ना होना आर्गूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग भी करेगा? क्योंकि आर्गूमेंट और दलील से पता चलेगा कि खिताब किया क्या और फिर उसके रिजल्ट्स क्या अचीव हुए, नताइज।
शायद नकवी साहब हमें सुन नहीं पा रहे हैं जी। रजा अगर कनेक्शन नहीं है ठीक है जी। शाहिद लतीफ़ साहब आपकी तरफ ही आना चाहूँगी दोबारा। लगता है शाहिद लतीफ़ साहब को बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है इस प्रोग्राम में। तो शाहिद लतीफ़ साहब आपसे अगर ये सवाल पूछूँ, दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं, कोई टेक्निकल फॉल्ट है कि तमाम लोग जो सोच रहे हैं, बल्कि हुकूमत कह रही जी इमरान खान साहब का जो यूएन में खिताब, जी नकवी साहब सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ जवाब दीजिएगा। जी अब्दुल्ला गुल साहब आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो ज़रा आप इस बात का जवाब दीजिए कि इमरान खान साहब जी मुझे आवाज़ आ रही है, उससे बहुत सी उम्मीदें बांधी हुई हैं कि ये फैसला कुन मोड़ साबित होगा मकबूजा कश्मीर के मसले को हल करने के लिए। लेकिन बहुत से लोग तनकीद करें जिस तरह के खिताबात तो पहले भी किए गए, लेकिन क्या हो गया इस खिताब में, ऐसा क्या नया होगा? सिर्फ ये नया होगा कि इमरान खान साहब करेंगे और बगैर चिटके करेंगे? डॉक्टर फिजा साहिबा देखें, बात सीधी सी है। अभी मैं सारी बात सुन रहा था। देखें ये इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि यूएन जाके ख़िताब कर लेंगे उनके। उससे पहले मुझे आज मैंने ट्वीट किया है कि मुझे एहसास है कि शायद कर्फ्यू में नरमी हिंदुस्तान कर दे या जो कर्फ्यू है थोड़ी देर के लिए वो लिफ्ट कर ले। तो क्या हमारा मकसद सिर्फ कर्फ्यू की हद तक है? हमारा मकसद तो कर्फ्यू का है ही नहीं। हमारा तो मसला है 370 और 35A का। हमारा तो मसला है कश्मीर की आज़ादी का। हमारा तो मसला है हिंदुस्तान की बर्बरियत का, उनकी गासबाना कब्ज़े का। हमारा तो मसला है शाहरग का। हमारा तो मसला है उनके लोगों का कत्ले आम का। हमारा मसला है उन बच्चियों और उन औरतों के सरों पर पर्दा रखने का, उनके सरों पर हाथ रखने का, जो अपना खिड़की का दरवाज़ा खोलती हैं और सुबह देखती हैं कि हमारे पाकिस्तानी भाई अभी तक हमारी मदद के लिए पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। हमारा मसला बिल्कुल कर्फ्यू के अंदर नरमी का नहीं है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको वहां जिस तरह से आपने याद होगा कि आपको पहले अमेरिका जाने के बाद आपने कहा था हम ट्रॉफी जीत के आए हैं। ट्रॉफी जीतने का यह नतीजा निकला कि आपका 5 अगस्त को कश्मीर 2 लख्त हो गया। आपका ट्रॉफी जीतने का यह नतीजा निकला कि आज तक आप कश्मीरी पॉलिसी, मौलाना फजलुर रहमान ने तो अच्छा किया या बुरा किया इससे मुबर्रा, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या आज कश्मीर पॉलिसी बन चुकी है? क्या आज तक हमने जो है मुझे ये बताएं कि क्या हमने फ़ज़ाई रास्ते बंद कर दिए? क्या उनके साथ तिजारत बंद कर दी? क्या हिंदुस्तान के सफारत खाने बंद कर दिए? क्या हमने कश्मीरी पॉलिसी को जो है अफ़गानिस्तान की सालिसी के हिसाब से मुनसा? क्या हमने अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड जिसकी मद में 7 अरब रुपया हर महीने जो है वो हिंदुस्तान लेके जा रहा है, क्या हमने वो बंद कर दिया? क्या बात कर रहे हैं? दुनिया जब आपके पास जाएगी, दुनिया हंसती है आपके ऊपर। वो कहती हैं कि यू आर नॉट सीरियस इनफ। आपके यहाँ जलसे जुलूस निकालने से क्या ख्याल है आपका कि लोग जो है वो आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे? जिन लोगों को 1.5 लाख कश्मीरियों की शहादतें नजर नहीं आई, 12,000 औरत की असमत दरी नजर नहीं आई, वहां बच्चों की मासूम शहादतें नजर नहीं आई, लोगों के साथ जुल्म सितम पैलेट गन के जो है निशान नजर नहीं आए, लोगों को अंधा कर दिया गया वो नहीं नजर आया। आप कहते हैं कि आपके यहाँ जलसे जुलूस और तकरीरों से जो है वो मामला बन जाएगा। आज मैंने जो है जलसा किया है कोयटा के अंदर, एक तारीख साज जलसा तहरीक जवानान पाकिस्तान का जो है वो यहाँ मुनक्कद हुआ। कश्मीर के लिए लोगों के जज्बात जो थे वो दीदनी थे। लोग जहाद की बात कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि हम जहाद करना चाहते हैं। अभी अब्दुल्ला गुल आप हुक्म दें, हम जो है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ शान बशाना खड़े होने के लिए तैयार हैं। अगर ये जज्बा मौजूद है तो आप इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वो गद्दारी करेंगे, आप अगर कश्मीर का बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो आप ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। कौन है जो इनको पता नहीं मशवरे देता है? पहले इन्होंने वजीर आजम साहब ने कहा कि अद्वियात जो है हमने ख़त्म कर दी, बाद में हिंदुस्तान कहता है कि जनाब हाथ जोड़ के हमारे वजीर साहब जो थे उन्होंने कहा कि अद्वियात जो है उनके साथ तिजारत शुरू कर दें। वो कहते हैं आप दवाइयों के बगैर तो आप रह नहीं सकते, आप छोड़ें जंग की बातें तो दूर की बात करते हैं। अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने उनको जायज़ मशवरा नहीं दिया तो वजीर जो सेहत है उसको सैक कर देना चाहिए। ये कश्मीर जो है अगर इसके ऊपर आपने धमाकादार पॉलिसी ना बनाई अवामी उमंगों के मुताबिक, सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूं अब्दुल्ला गुल साहब। नकवी साहब ने मैं दोबारा ज्वाइन किया, उसके बाद ब्रेक का वक्त आ जाएगा तो मैं चाह रही हूं कि उनको शामिल गुफ्तगू करूं। नकवी साहब अगर आप मुझे अब सुन पा रहे हैं, पहले टेक्निकल फॉल्ट की वजह से सुन नहीं पा रहे थे, तो जरा मुझे बताइएगा। मैंने ये सवाल आपसे पूछा था लेकिन आपसे राब्ता मुनक़ता हुआ तो मुझे गुल साहब की तरफ जाना पड़ा। इमरान खान साहब का यूएन में जो खिताब है उससे बड़ी उम्मीदें बांधी हुई हैं और सबका ये मानना है कि उसके बाद शायद मकबूजा कश्मीर का ये जो ऊंट है ये मामले का किसी करवट बैठ जाएगा। मुझे बताइए बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं ऐसे बहुत से खिताबात हुए, इस खिताब में ऐसा क्या नया होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो डॉक्टर साहबा मैं अब्दुल्ला गुल साहब से बड़ी माजरत के साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि वो मुल्क के वजीर आजम पाकिस्तान नहीं, वो एक वॉर मॉन्गर है और पाकिस्तानी जानों को बिल्कुल उनकी वक़्त नहीं समझते। जंग शुरू करना बड़ा आसान होता है, जंग ख़त्म करना आसान नहीं होता।
और ये जरूरी नहीं है कि आप अपने सारे हथियार पहले दिन इस्तेमाल करें। और ये जो 1,12,000 लोग शहीद हुए और जिन ख्वातीन की, हमारी बहनों की इस्मतगरी की है, ये पिछले 1 माह में नहीं हुई। ये अब्दुल्ला गुल साहब जाके खुद जिहाद क्यों नहीं करके आ गए, और ये पाकिस्तान में बैठे हुए क्यों हैं इस वक्त तक? जाना था तो चले जाते और दिखाते। मैं तो करके आया हूँ, मैं तो जहाज करके आया हूँ नकवी साहब। अगर आपको इल्म नहीं है तो मेरा कसूर नहीं है। मैं आपके बोलने पे कुछ नहीं बोला। ये मुल्क जो है वो इस जिहाद ने पहले रशिया के साथ किया और उसके एवज हमने इस मुल्क में क्लैशिनकॉफ कल्चर लेके आए। हमने इस मुल्क में अपने 70,000 लोगों की जानें दी और पूरा माशरा जो है तबाह कर दिया। और हम आज अब ये नहीं चाहते कि अब हम सोच समझ के किसी तरीके से चल रहे हैं। जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें हमने अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन, अपने कश्मीरी भाइयों को हर मुल्क में एक्टिवेट किया। वो सेनेटर्स से मिल रहे हैं, कांग्रेसमैन से मिल रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन से मिल रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में सवाल उठा रहे हैं। वो वहां के बसने वालों को हमने इस्तेमाल किया है, इससे कि एक पाकिस्तान का प्रेशर होता है और एक उन लोगों का प्रेशर होता है जो आज उन मुल्कों में वोटर हैं, जो इस मुल्क से और कश्मीर से गए हुए हैं। और जहां तक कश्मीर का पाकिस्तान होने का ताल्लुक है, आपने खुद एक मुआहिदा साइन किया जो कि 1948 में था। वो एक इंटरनेशनल मुआहिदा है जिसके तहत आप जो है इस वक्त जो आपका कश्मीर है उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है, और जो हिंदुस्तान का कश्मीर है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। और फैसला ये हुआ था कि यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के तहत कि कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइट होगा, और उस प्लेबिसाइट का जो फैसला होगा उससे कश्मीरी खुद फैसला करेंगे कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या हिंदुस्तान में। एक तरफ हम जो है उस मुआहिदे के जिस पर दस्तखत करके आए हैं, जिसके ऊपर हमारी हुकूमत ने 1948 में की थी, उसको हम रद्द कर दें कि अब हम उसको नहीं मानते, अब हम पूरे कश्मीर को अपना पाकिस्तान का कहते हैं, उससे क्या फायदा होगा तारीखी तौर पर। मैं समझता हूँ कि हमें होश के नाखून लेने चाहिए, हमें सोच समझ के करना चाहिए। अगर यही जोर जोर की बातें करके जंगें जीत जाती तो आज फलस्तीनियों का वो हाल नहीं होता जो आज मेरे फलस्तीनी भाइयों का हुआ है कि 1965 में वो 1967 की वॉर में वो घुसे और उसके बाद हमने और हिस्सा दे दिया और इसराइल और बड़ा हो गया, और 67 से आज कितने साल हो चुके हैं कि हम फलस्तीन को और जो मुसलमानों का किबला अव्वल है उसको आजाद नहीं करा सके, और इसराइल बिल्कुल काबिज है उसके ऊपर। तो आपको अगर अपनी हिकमत अमली अच्छी नहीं रखेंगे, अगर आप सोच समझ से काम नहीं लेंगे, और मैं समझता हूँ कि खान साहब बिल्कुल सही तरीके से मूव कर रहे हैं। पहले उन्होंने ठीक है जी नकवी साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, अर्जेंट ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे और यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। 47वां रोज़ है जी कर्फ्यू का आज मकबूजा कश्मीर में। इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है दोबारा तारुफ करवा दूं, एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और PTI से फिरदौस शमीम नकवी साहब। नकवी साहब ने काफ़ी डिटेल में जवाब दिया था अब्दुल्ला गुल साहब को ब्रेक से पहले। अब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी शाहिद लतीफ़ साहब, मुझे बताइएगा कि जी मौलाना फजल रहमान साहब हैं, आज़ादी है मार्च कहते हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो जब पर्चियां बांट रहे थे सॉरी टू से कह रहे हैं जी मकबूजा कश्मीर के लिए, लेकिन उस पर तो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मार्च लिखा हुआ है। ये क्या मामला समझ नहीं आता, करने कुछ और जा रहे होते हैं, किसी और नाम पे मजहब कार्ड खेल रहे हैं, मकबूजा कश्मीर कार्ड खेल रहे हैं, मतलब चाह कुछ और रहे हैं, इक़्तिदार चाह रहे हैं, क्या हो रहा है? जाना इस्लामाबाद है, नाम इस्लाम का यूज़ करना है, आपको कुछ समझ आ रही है? नहीं जी, मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को गुमराह कर रखा है, और इनके जो लोग हैं जिनको उन्होंने ला के इस्लामाबाद में बिठाना है, और वो जो लॉकडाउन की बातें कर रहे हैं, हमें सबको मालूम है ना कि वो कौन है। वो तो जो मजहबी तालीम के मदारस हैं उनके बच्चे हैं जिनको ला के यहाँ बिठा देंगे, और दुनिया के सामने एक इस तरह का नक्शा पेश किया जाएगा कि देखें जी हम इतनी बड़ी जमात हैं कि जिनके साथ पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उमड़ कर आ गए।
ये किसको नहीं मालूम? यही वो मजहबी कार्ड है ना जिसको इस्तेमाल किया जाता है। भाई आप सियासत कर रहे हैं तो फिर सियासत की बात करें, और वो लोगों के जज्बात उभारना और फिर उनको एक गलत राह पे चलाना और ख़त्म नबूवत का मामला सामने ले आना कुदरती बात है। जब आप कहेंगे कि ये तहरीक हम ख़त्म नबूवत के नाम पर चला रहे हैं, असल में आप एक सियासत खेल रहे हैं। असल में आप आपके इक़दामात जो हैं और आपके जो मफादात हैं वो सियासी हैं, ये आपके ज़ाती मफादात हैं जिसकी खातर आप ये काम करना चाहते हैं। और हमें यह भी मालूम है कि जिस अपोजिशन की आप बात करते हैं वो तो दूर दूर तक उसका नामो निशान ही नहीं है। अपोजिशन क्या इकट्ठी है? क्या अपोजिशन एक पेज पे है? पीपल्स पार्टी क्या कह रही है कि उनका मकसद हुकूमत गिराना नहीं है। PMLN जो है उसने चुप साथ रखी है, उनको भी नहीं मालूम कि वो क्या करना चाहते हैं, और मौलाना को आगे लगाया हुआ है। यानी मुल्क की दो बड़ी जमातें PPP और PMLN, और वो इस काबिल नहीं कि एक लीडर इस तहरीक का पेश कर सकें। वो दोनों जमातें पीछे बैठी हैं। मौलाना जो कि जोड़ तोड़ के मास्टर हैं और जो कि ज़ाती मफादात को तरजीह देते हैं कौमी मफादात पर, और जो कि इस तरह मुनाफिकाना अमल करते हुए लोगों को गुमराह करते हैं, गलत फहमियाँ फैलाते हैं। जो तहरीक वो इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके ज़रा आप नारे तो देखें ना कि हुकूमत को गिरा देंगे, और वो जो पैम्फलेट्स बांट रहे हैं उसके अंदर लिखा हुआ जी ख़त्म नबूवत के लिए हम तहरीक चलाने जा रहे हैं। ये किसको गुमराह कर रहे हैं आप? सरासर ज़्यादती है, सरासर गुमराही की कैंपेन है, और ये कार्ड आप मज़हब का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर अपने सियासी मकासद और सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं। तो क्या ये सबको मालूम नहीं है? वो जो आप जिन बच्चों को ला के यहाँ बिठा देंगे या कोशिश करेंगे उनको बिठाने की, इस्लामाबाद लॉकडाउन की जो आप बात कर रहे हैं, हम मानते हैं कि मजहबी मदारस के बच्चे उनको आप कंट्रोल करते हैं, मगर उन्हें तो मालूम ही नहीं कि उन्हें किस काम के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुल्क के अंदर अगर ये हालात हो, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ये है कि कश्मीर इतना बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए पैदा कर दिया गया, हम उस फ्रंट पे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और मुल्क के अंदर हालात ये हैं कि एक दूसरे की आप गर्दन दबाते हैं। आपने जो दुश्मन है उसने तो आपकी शाह रग को दबाया हुआ है, बजाय इसके कि हम उसका जवाब दें, इकट्ठे बैठकर बात करें और एक इत्तेहादी तौर पर लाया अमल इख्तियार करें। आप जो हैं वो एक दूसरे का गला दबाकर आपने इत्तेहाद की बात की, आपने इकट्ठे बैठने की बात की, शायद मैं इस हवाले से एक बात पूछना चाहूंगी नकवी साहब आपसे। नकवी साहब, बहुत से लोग कहते हैं जी जो इमरान खान साहब के मुशीर हैं, जो उनको मशवरे देते हैं, इर्द-गिर्द हैं उनके, वो सही मशवरे नहीं देते हैं। आप इस बात से अग्री करते हैं? आई नो कि आप PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप करना भी चाहेंगे तो आप टीवी पे नहीं कह सकते मैं अग्री करता हूँ, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि खान साहब तो बड़े लॉयल है मुल्क के साथ, उनकी स्ट्रगल भी है 22 साल की, लेकिन लोग कह रहे हैं मुशीर जो है ना मशवरे सही नहीं देते। नहीं, देखिए, मैं माजी का मेरा रिकॉर्ड जो है वो अपने लिए बोलता है, और खान साहब हमारे जो हैं वो ऐसे लीडर नहीं है जो कि अगर सही बात उनका कोई वर्कर कहे तो वो उस पर बुरा माने, ठीक है ना। हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी असेंबली में एक तकरीर हुई, वो भी एक मिसाल के तौर पे आपके सामने मौजूद है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि पहले लोग वो फैसलों की तो बात करें। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा फैसला खान साहब ने जो किया, लेकिन उन्होंने कहा कि पायलट को रिहा कर दिया, उसको सारी वो भी हीरो ने लिया था ना फैसला, या उनका अपना फैसला था। दूसरा फैसला उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर उनके जहाजों ने, तो अगले दिन हमने जवाब दिया, लेकिन हमने कहा हम टारगेट लॉक करके मारेंगे कहीं और। उस फैसले को भी सारी दुनिया ने सुना। अच्छा जी, अब आप देखिए ना कि किस फॉरेन पॉलिसी पे आप मुझसे बात करना चाहती हैं, उस पर करें। पाकिस्तान इस वक्त 2 जंगों में मुलव्विस है। सबसे बड़ी जंग ये है कि वी आर एन इकोनॉमिकली क्रिपल्ड नेशन। जो नेशन, अब्दुल्ला गुल साहब, ये आपको मैं सुना भी रहा हूँ कि जिन नेशंस में इकोनॉमिकली क्रिपल्ड होते हैं वो सिर्फ जज्बे पे लड़ते हैं, और जज्बा हमारे में बहुत है। लेकिन आज के दौर की जंगों में आपको एज सून एज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आप अपने पास लाएंगे, उसके बाद आप सही मानों में हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकेंगे। हमें इकोनॉमिकली क्रिपल किसने बनाया? हमें इकोनॉमिकली क्रिपल इन 2 हुकूमतें में बनाया। हमें इकोनॉमिकली क्रिपल जो है उस दहशतगर्दी ने बनाया जिसने हमारे मुल्क में 70,000 दाशेनी, जिधर उस जंग की वजह से वो जो टेररिस्ट वॉर हमारे मुल्क के अंदर हो रही थी, जो सेक्टेरियन वॉर हमारे मुल्क के अंदर हो रही थी, जहाँ न इमाम बारगाहें बची हुई थी, न मसाजिद बचे हुए थे, न गिरजा घर बचे हुए थे, आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं हुआ। तो आप
अब जो है जितनी जल्दी अपने आप को एक इकोनॉमिक पावर बनाएंगे, एज अ मिलिट्री पावर वी आर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज एंड हैट्स ऑफ एंड आई सैल्यूट द ब्रेव आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने तमाम मजबूरियों के बावजूद और इस नेशन ने अपने पेट पे पत्थर बांध के इस फौज के बजट को पूरा कर रही है। लेकिन अगर आपने सही मानों में कश्मीर की जंग लड़नी है तो आपने अपने आप को भी इक्तिसादी तौर पर मजबूत करना है, तब आप असल जंग लड़ेंगे। तो या तो वो फैसला बताएं जो खान साहब ने गलत किया है उनके मशीरों के ऊपर, और अगर वो फैसले नहीं कोर्ट कर सकते तो फिर मैं समझता हूँ उनके लिए बेहतर है कि दे शुड कीप देम आउट फील्ड एंड जिप। ठीक है जी नकवी साहब, आपका पॉइंट आ गया। जी गुल साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। मुझे ये बताइएगा कि अब्दुल्ला गुल साहब, आप हुकूमत पे तो खुलकर तनकीद करते हैं और अच्छा तज्जिया कार मेरी नज़र में होता ही वो है जो हुकूमत के जितने भी फ्लॉज है हुकूमत को बताए, खुलकर बताए कि और तनकीद बराए इस्लाह हो, तनकीद बराए तनकीद ना हो, हमारी मुल्क के बेहतरी के लिए हो। अब मुझे बताइएगा जिस आप अपोजिशन के किरदार की हम बात कर लें, मरियम बीबी गिरफ्तार हों, खुर्शीद शाह गिरफ्तार हों, कोई मसला हो जाए तो क्या होता है जी कि जो कश्मीर का जो कॉज है, कश्मीर के लिए जो बात करनी है, इतना बड़ा कौमी इशू है, उससे बायकॉट कर लिया जाता है। कश्मीर कॉन्फ्रेंस का बायकॉट, अब जो मसला डिस्कस होने जा रहा है कौमी असेंबली में, जो ध्यान है तवज्जो है मबजूल करवाई जाएगी उस मसले से हटा के फलां बंदे के साथ ये हो गया, फलां के साथ हो गया, अपने बंदे का दिफा करना शुरू कर देते असेंबली में। जो ऑपोजिशन का और सीनियर सीजन्ड जो पॉलिटिशियंस हैं उनका इस तरह का रवैया आपको परेशान करता है अब्दुल्ला गुल साहब? जी डॉक्टर फिजा, ऐसी कोई शक व शुबा की बात नहीं है कि अगर आप एक ऐसे मौके के ऊपर जब पूरी कौम को इत्तेहाद की ज़रूरत है और आप असेंबली के अंदर जो है इत्तेहाद नहीं शो करते एक नेशनल एजेंडे के ऊपर, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि ये आप अपने एक बहुत बड़ा कौमी फरीज़ा जो है उससे आप मुनहरिफ हो रहे हैं। इसमें तो मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। मैं इसका पहले भी इजहार टीवी पे भी कर चुका हूँ, अखबारी बयानात भी हैं, मेरा कॉलम भी छप चुका है इस हवाले से। लेकिन बहरहाल ये एक सोचने वाली बात है कि कश्मीर के ऊपर आज तक लेजिस्लेशन क्यों नहीं हुई। मौजूदा हुकूमत में भी लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है ताकि हमें पता चले कि कश्मीर के ऊपर ये एक सरकारी मौक़िफ़ है, ये एक बयानिया है, और अब जो पॉलिसी बनेगी चाहे वो हमारी सियासी हो, सिफारती हो, इखलाकी हो या फ़ौजी हो, हमें उसको इस अंदाज़ में लेके चलना है। अभी नकवी साहब ने मेरे पे 2-3 बातें उन्होंने मेरे साथ शेयर की, अपने दिल की बात थी उनकी, मैं उनका एहतराम करता हूँ। नकवी साहब ने पहली तो बात कही मुझे कि आप क्यों नहीं जहाज़ पे जाते, तो नकवी साहब मैं तो जहाज़ पे हो के आया हूँ अफ़गानिस्तान के अंदर, और मैंने तो रूस का एक जहाज़ भी स्टिंगर मिसाइल से गिराया हुआ है। मैं उस बाप का बेटा हूँ जनरल हमीद गुल का, जिसका अल्लाह का शुक्र है ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा साफ़ है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आपने बात की अफ़गानिस्तान के जहाज़ की, अफ़गानिस्तान का जहाज़ के अंदर डॉलर 7.5 रुपये का था। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बनाया, पाकिस्तान फ़ौज नंबर 1 बनी, पाकिस्तान की ISI नंबर 1 बनी, 6 इस्लामी रियासतें मारज़ वजूद में आई, रूस के 16 टुकड़े हुए और पाकिस्तान को दुनिया के अंदर इज़्ज़त का मुकाम हासिल हुआ। जब आपने 9/11 के बाद एक माजरत ख्वाना पॉलिसी बना ली और आपने जो है एक सरेंडर और अपीज़मेंट को आपने तरजीह दी, तो नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया आलम इस्लाम समेत आपसे दूर होते चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये भी आखिर में फिर फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स की बात करते हैं। तीसरी बात जो उन्होंने मुझे कही इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की, बिल्कुल दुरुस्त कहा नकवी साहब ने कि जब इकॉनमी होगी तो बेहतरीन इंसान लड़ता है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया की इकॉनमी इतनी मजबूत थी कि आज ट्रंप को उसके पास 3 दफ़ा जाना पड़ गया। ये तो बिल्कुल नॉर्थ कोरिया का तो मिसाल आपके सामने है। और दूसरी अफ़गानिस्तान के अंदर है, अफ़गानिस्तान की मईशत अमेरिका से कहीं ज़्यादा गुना बड़ी है, तभी अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका जो है वो तालिबान के सामने झुक के डायलॉग करने की भीख मांगता है। तीसरी इकॉनमी की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान जब बना था तो हमारी तो इकॉनमी बहुत बड़ी थी, इसीलिए कायदे आज़म जो थे वो पेपर को पेपर पिन के बजाय जो है बाकायदा वो बबूल के कांटों से जो है वो डाला करते थे। और जब 71 में हमारी एशियन इकोनॉमिक टाइगर थे तो हमारा मुल्क 2 लाख हो गया था। तो आज इकॉनमी जो है 5.8% से गिर के 2.2 पे आ गई है। इंशाल्लाह 4-5 साल के बाद ये बेहतर हो जाएगी, तो वो फिर कश्मीर के अंदर तो हम इंशाल्लाह ताला फिर तब तक जितने भी लोग शहीद हुए या वो होंगे या नहीं होंगे, तब तक कम से कम हम इकॉनमी तो हमारी बेहतर हो गई होगी। और तीसरी चीज़ जो है ये 47 दिन के अंदर जो लोग शहीद हुए, माना कि पिछले जो 1.5 लाख लोग शहीद हुए वो यकीनन इस हुकूमत के अंदर नहीं है शामिल, लेकिन ये भी याद रखें कि आज आप सफ़ीर आज़म नहीं हैं,
आप वजीर आजम हैं, आपको वो फैसले करने हैं जो आप कौम की उमंगों और जज्बात की अक्कासी करते हों। यही जमहूरियत का हुस्न है। जमहूरियत के अंदर जमहूर की आवाज़ होना पड़ता है, और जमहूर की आवाज़ क्या है? खैबर से लेके जो है कराची तक लोग क्या बात बोल रहे हैं, ये आप डॉक्टर फिजा बहुत अच्छा जानती हैं। जहाँ तक ताल्लुक इसके अंदर बाकी एक दो चीज़ें हैं वो बहुत अहम हैं। वो ये हैं कि आप देखें कि अमेरिका के क्या प्लान हैं। अगर यूनाइटेड नेशन के अंदर देखें, जब उन्होंने सालिसी की बात की और सुट पंजे हो रहे थे मोदी और ट्रंप के दरमियान में, और वो हंसते हुए एक दूसरे को कह रहे थे कि नहीं हम तो आपकी सालिसी कबूल ही नहीं करते। लोग वहां शहीद हो रहे हैं, आप कहते हैं आप वहां हंसी ठट्ठे कर रहे हैं। आपकी तरफ 47 दिन के अंदर जो लोग शहीद हुए हैं वो किसका खून किसकी गर्दन के ऊपर है? आप वॉर मॉन्गरिंग, मैंने तो कोई वॉर मॉन्गरिंग की एक बात नहीं कही। मैंने कहा कैसे एज्यूम कर लिया? पूरा प्रोग्राम रिपीट करके देखें। आपके बहुत से पॉइंट से मैं अग्री करती हूँ, लेकिन ये जो पॉइंट आपका, ये बहुत से एनालिस्ट जाहिर बात है आप लोग समझ बूझ रखते हैं, जो आप लोग समझते हैं कि जंग हो जानी चाहिए, तो मेरा एनालिसिस ये कि जंग हल नहीं है मसले का, टेबल टॉक, क्योंकि वही बात जो वजीर आजम कहते हैं कि जंग शुरू करना हमारे इख्तियार में हो सकता है, लेकिन जंग को खत्म करना हमारे इख्तियार में नहीं है। इंसानियत की बकाई है कि टेबल टॉक, मुज़ाकरात से मसले को हल किया जाए। जंगे मसाइल का हल नहीं होती हैं। एटमी पावर है, हम भी, भारत भी, बात तो समझा रहे हैं सब। शाहिद लतीफ साहब, आपका लास्ट डॉक्टर फिजा, जंग हमने नहीं शुरू की, जंग हमने नहीं शुरू की, जंग हिंदुस्तान ने शुरू की। मुझे प्लीज वक्त देना, हमने जंग शुरू नहीं की। हमने जंग अगर शुरू कर दी होती तो फिर हम उसका फैसला करते। जंग तो शुरू की है हिंदुस्तान। अगर वही बात ना अब्दुल्ला गुल साहब, जंग शुरू करना है, अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना कोई भी एटमी मुल्क। इंसानियत का खात्मा होगा ना, जंग का मशवरा हम कैसे दे सकते हैं टीवी पे बैठ के? मेरी नजर में ये अच्छी चीज नहीं है, कोई भी नहीं दे रहा। शायद अग्री करते हैं मेरी बात से। जंग क्या सोल्यूशन है? इधर से वो बॉम्ब चला, उधर से हम बॉम्ब चला, नुकसान किसका? इंसानियत का। इंसान मरेंगे यहाँ पे। ये मेरी बात, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ। ये आप मिसालें जितनी मर्जी दे लें अपनी फेवर में, पर ये भी तो ना भूले ना कि रूस एक सुपर पावर था और किस वजह से टूटा। क्या उसके पास असले की कमी थी? क्या उसके पास ताकत की कमी थी? वो उसकी इकोनॉमी तबाह की गई। इस बात को माने, ये हकीकत है। ठीक है, हमारे जज्बात, हमारा जज्बा ईमानी वो अपनी जगह है। मैं भी ये बात करता हूं कि हम अगर हिंदुस्तान को शिकस्त देते हैं, हम इट इज द मैन बिहाइंड द गन दैट मैटर्स। मगर इस हकीकत को भी ना भूलें कि जब आप सस्टेन्ड वॉर की बात करते हैं तो उसके अंदर इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो जब आप अपने सारे ये मामलात पूरे नहीं करते, सिर्फ जज्बा जहाद पे और जज्बा ईमानी पे, बिल्कुल बहुत बड़ा जज्बा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर क्या हमें हुक्म नहीं है कि अपने घोड़े तैयार रखो, अपने आप को पहले तैयार करो और फिर इस चीज में जाओ? तो क्या हमारी तैयारी उस तरह की है? तो इस तरह दरमियान से चीजों को ना उठाएं। ये जो जंग है और फिर हम एटमी ताकतें हैं दोनों, ये हम बार बार ये नहीं कह रहे कि वो जो मोदी है जिसने आज हिटलर का रूप धार रखा है वो पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहा है। इसमें इधर अगर एटमी जंग शुरू हो गई तो ये तो दुनिया नहीं बचेगी। हम ये बातें करने से पहले सोचें, हम समझें। और ये जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें जो हम कहते हैं ना कि लोगों के जज्बात का ख्याल रखें, क्या उसके अंदर सारे जो लोग भेजे गए हैं, लोगों ने जिनको चुनकर, जिनको इलेक्शन में वोट देकर भेजा, वो उनके स्पोक्स पर्सन नहीं है, वो उनके तर्जमान नहीं है? तो क्या इसकी डिबेट वहां नहीं होनी चाहिए? हाँ, ये कमजोरी है हुकूमत में कि ऑपोजिशन को भी मिलाएं, खुद भी वहां बैठें, वहां डिबेट करें, देखें कि ये जो इतने बड़े मसाइल हमारे सामने आए हैं, जो अभी हमारे पास नुमाइंदे बैठे हैं हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव। नकवी साहब, आपका मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी। नकवी साहब जी, आपकी तरफ ही आ रही है, आप बताइए जी। शाहिद लतीफ साहब की गुफ्तगू का जवाब आप देना चाहें। एग्री करता हुआ कि न्यूक्लियर पावर है, लेकिन मैं अब्दुल्ला गुल साहब को बताना चाहता हूँ कि इस्लाम का जिक्र करते हुए सूरह फतह जो थी वो सुलह हुदैबिया पे आई थी और उसके बाद ही फतह मक्का हुई थी। इसके कि जब तक पहले अमन में अपने आप को मुसलमानों ने मजबूत नहीं किया, उसके बाद ही फतह मक्का आई थी। तो जहाँ जोश की जरूरत है उसके साथ होश की भी जरूरत है। हम आपके वालिद साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हर वक्त तारीख और जो ग्राउंड हकीकतें हैं उनको सबको एसेस करके अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। और वो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि हमें कश्मीर चाहिए एट द लीस्ट ह्यूमन कॉस्ट।
हमें सबसे कम ह्यूमन कॉस्ट अदा करके कश्मीर चाहिए। हमें अपने और अपनी आगे की नस्लों को न्यूक्लियर वॉर तहत तबाह नहीं करना। हमें कश्मीर भी चाहिए और हमें पाकिस्तान एक खुदमुख्तार और ताकतवर मुल्क भी चाहिए। ये दोनों जंगें हमारी हैं और इंशाल्लाह ठीक है जी। तमाम मेहमानों का फिरदौस शमीम नकवी साहब, शाहिद लतीफ साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। तो इंशाल्लाह पीर के रोज सेम टाइम सेम चैनल पे जिंदगी ने वफा की। दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लाने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।